हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है एक नई कक्षा में, जिसका टॉपिक है समावेशी शिक्षा। आखिर ये समावेशी शिक्षा होती क्या है, आइए इसके बारे में जानते हैं। समावेशी मतलब सभी का समावेश, चाहे वह शारीरिक, बौद्धिक या सामाजिक आर्थिक स्थितियों से भिन्न भिन्न क्यों ना हो, उनको इस आधार पर अलग नहीं किया जा सकता और उनको साथ में सिखाया जाता है, एक ही छत के नीचे सिखाया जाता है। वो सामान्य बालक हो या विशिष्ट बालक हो। विशिष्ट बालक में जैसे कि प्रतिभाशील बालक हो या पिछड़ा बालक हो, सभी बालकों को एक साथ एक ही छत के नीचे बिना भेदभाव के सिखाया जाए, तो यही समावेशी शिक्षा है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक या आर्थिक स्थितियों को ध्यान में रखे बगैर सभी बच्चों को एक विद्यालय में एक साथ पढ़ाना, यानी पढ़ने का समान अवसर देना। सामान्य बालक तथा विशिष्ट बालक एक ही छत के नीचे शिक्षा ग्रहण करते हैं, यानी कि साथ में सीखते हैं। यह प्रणाली बिना किसी भेदभाव के सभी को शिक्षा के समान अवसर प्रदान करने पर आधारित है, यानी कि भेदभाव रहित। तो आप समावेशी शिक्षा में 3 की पॉइंट याद रख सकते हैं। इसी के आधार पर आप परीक्षा में प्रश्नों को हल कर पाएंगे, जैसा कि समान अवसर और साथ में सीखते हैं और भेदभाव रहित। सामान्य बालक और विशिष्ट बालक, जैसा कि बताया गया है, दोनों को साथ में सिखाया जाता है, तो यही समावेशी शिक्षा है। तो सामान्य बालक होता क्या है? सामान्य बालक यानी जिसकी बुद्धि लब्धि 90 से 110 है। अब बुद्धि लब्धि क्या है? बुद्धि लब्धि का कॉन्सेप्ट टर्मन ने नहीं, स्टर्न ने दिया था, और बुद्धि लब्धि का फॉर्मूला टर्मन ने दिया था। याद रखिएगा, कॉन्सेप्ट स्टर्न ने दिया था और फार्मूला टर्मन ने दिया था। बुद्धि लब्धि का कंसेप्ट स्टर्न ने 1912 में, जबकि बुद्धि लब्धि का फॉर्मूला टर्मन ने 1916 में दिया था। आप सभी कमेंट में ये ज़रूर बताएंगे कि टर्मन के अनुसार बुद्धि लब्धि का फॉर्मूला क्या है। तो अब सामान्य बालक की विशेषताएं क्या हैं? जैसे कि वह सभी सामान्य क्रियाएं सामान्य रूप से करता है। अब देखते हैं विशिष्ट बालक क्या होता है। विशिष्ट बालक उन सभी बालकों को कहेंगे जो कि सामान्य बालक नहीं है, अर्थात वह सामान्य क्रियाएं नहीं करता है, उससे कम या ज़्यादा उसकी बुद्धि लब्धि भी सामान्य बालकों से कम या ज़्यादा हो सकती है। अगर बुद्धि लब्धि सामान्य बालकों से ज़्यादा की बात करें, तो जैसे कि प्रतिभाशील बालक होते हैं, उनकी बुद्धि लब्धि टर्मन के अनुसार 140 से अधिक बताई गई है। विशिष्ट बालक की विशेषताएं जैसे शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक तथा सामाजिक रूप से भिन्न होते हैं। इनमें प्रतिभाशाली बालक, पिछड़े बालक, अधिगम अक्षम यानी डिसएबिलिटी, जैसे कि आपने पढ़ा होगा, सुना होगा, डिस्ग्राफिया, डिस्कैल्कुलिया, ये सब अक्षमताएं ही अधिगम अक्षमता है, और दिव्यांग बालक इसमें शामिल है। यानी कि जो सामान्य बालक है उससे अगर भिन्न कोई भी बालक है तो उसे विशिष्ट बालक कहेंगे। अब समावेशी शिक्षा के कुछ उद्देश्य हैं, जैसे कि सर्वांगीण विकास करना। सर्वांगीण विकास में शारीरिक, बौद्धिक, संवेगात्मक इत्यादि सभी प्रकार से बालक का विकास करना ही सर्वांगीण विकास होता है। इसमें बच्चों के आत्मविश्वास को बढ़ाया जाता है और सामाजिक समायोजन करना सिखाया जाता है। इसमें यह भी कहा गया है कि कोई भी बच्चा पीछे ना छूटने पाए, यानी कि सभी बच्चों को साथ में लेकर चलना है, सभी को समान शिक्षा का अवसर प्रदान करना है। कौशलों की पहचान, जैसे कि बच्चे में छिपी हुई क्षमता या प्रतिभा को जानना, उसके कौशल को पहचानना और उसी के आधार पर उसे शिक्षा देना। अब समावेशी शिक्षा में आने वाली कुछ बाधाएं हैं, जैसे कि सामाजिक बाधा, यानी कि सहभागिता का अभाव या समाज का भेदभाव और सहपाठियों द्वारा मजाक उड़ाना। जैसे कि कोई बच्चा पढ़ने में कमज़ोर होता है
तो उसके सहपाठी उसे अलग अलग नामों से पुकारते हैं, जिससे उस बच्चे का मजाक उड़ाया जाता है। यह समावेशी शिक्षा में बाधा बनती है। शिक्षक आधारित बाधाएं, जैसे कि प्रशिक्षित शिक्षकों की कमी और उनका सभी बच्चों पर व्यक्तिगत ध्यान ना दे पाना, ये भी सामाजिक शिक्षा में, समावेशी शिक्षा में आने वाली बाधाएं हैं। मनोवैज्ञानिक बाधाएं, बच्चों में हीन भावना, डर, संकोच और आत्मविश्वास की कमी, जैसे कि बच्चा खुद से ही ये सोचता है कि मैं अगर वहाँ पढ़ने जाऊँगा तो वहाँ के बच्चे मेरा मजाक उड़ाएंगे, टीचर मेरा मजाक उड़ाएंगे, उसमें ये डर बना रहता है और आत्मविश्वास की कमी रहती है। तो ये समावेशी शिक्षा में बाधा उत्पन्न करता है। और भौतिक बाधाएं भी होती हैं, जैसे कि सुगम्य इमारतें और उचित संसाधनों का अभाव। जैसा कि आपने विद्यालयों में देखा होगा, रैंप लगे होते हैं। रैंप इसलिए लगे होते हैं ताकि जो बच्चे चलने में असमर्थ हैं, दिव्यांग बच्चे, उनके लिए स्कूल तक पहुंचने तक, कमरे तक पहुंचने तक सुविधाएं हो। अतः उचित संसाधनों का अभाव भी समावेशी शिक्षा में बाधा उत्पन्न करता है। बाधाओं के प्रभावी समाधान। अब इन बाधाओं के कुछ समाधान भी हैं, जैसे कि शिक्षक का प्रशिक्षित होना, शिक्षक को विशेष प्रशिक्षण देना ताकि वे हर बच्चे की ज़रूरत को समझ सकें। सकारात्मक वातावरण, कक्षा में सहयोग, संवेदनशीलता और लचीला पाठ्यक्रम लागू करना। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है लचीला पाठ्यक्रम, जो कि आपको परीक्षाओं में निश्चित तौर पर देखने को मिल सकता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, लचीला पाठ्यक्रम। उपयुक्त शिक्षण सामग्री, जैसे कि ब्रेल पुस्तक। अब आप ये बताएंगे कि ब्रेल लिपि या ब्रेल पुस्तक किस प्रकार के बच्चों के लिए उपयोगी होगी। मैं इसके बारे में ये बता सकता हूँ कि ब्रेल लिपि जो कि फ्रांस में बनाई गई थी, उसमें 10 बिंदु थे, जबकि भारत में बनाई गई ब्रेल लिपि में 6 बिंदु थे। अब अभिभावकों का सहयोग, माता पिता को जागरूक करना और शिक्षा प्रक्रिया में शामिल करना। अब देखते हैं कि समावेशी शिक्षा में शिक्षक की क्या भूमिका होती है। याद रखिएगा दोस्तों कि समावेशी शिक्षा के अंतर्गत शिक्षक को केवल शिक्षक नहीं माना जाता है, बल्कि उसे बालक से इतना कनेक्टेड रखा जाता है कि वह बालक की संपूर्ण आवश्यकताओं को समझ सके, उसे सहयोग दे सके और उसका मार्गदर्शन कर सके। अतः समावेशी शिक्षा में शिक्षक को मार्गदर्शक के रूप में जाना जाता है, जैसे कि बच्चों को सही दिशा दिखाना, प्रेरक यानी बच्चों का मनोबल और आत्मविश्वास बढ़ाना, सहयोगी यानी सहयोगात्मक अधिगम का वातावरण बनाना। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इसमें संवेदनशीलता, यानी शिक्षक बच्चों की भिन्नता का सम्मान कर सके। जैसे कि मैंने बताया, आरटी 2009 में समावेशी शिक्षा की वकालत करता है और बिना भेदभाव शिक्षा का अधिकार देता है। आप सब ये बताएंगे कि भारत में आरटी लागू कब हुआ और इसे किस आर्टिकल के तहत संविधान में शामिल किया गया। समावेशी शिक्षा का कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है। इसे समस्या नहीं समाधान माना जाता है, यानी समावेशी शिक्षा को भिन्न भिन्न तरह के बालकों को कक्षा में उपस्थित होना, इसे विविधता का उत्सव माना जाता है। इसे समस्या नहीं मानी जाती है, जबकि समस्या का समाधान यानी संसाधन के रूप में इसे माना जाता है। समावेशी शिक्षा में व्यवस्था को बच्चे के अनुरूप बदलना होता है, न कि बच्चों को व्यवस्था के अनुरूप, यानी बच्चे के अनुसार ही व्यवस्था का परिवर्तन किया जाता है। अब आइए देखते हैं कुछ प्रश्नों को। जैसा कि हमने पढ़ा है उसी के आधार पे कुछ प्रश्न देख सकते हैं। पहला प्रश्न है जो यूपी टेट 2021 में पूछा गया है। समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? प्रतियोगिता बढ़ाना,
समान अवसर प्रदान करना, केवल मेधावी बच्चों को पढ़ाना, अनुशासन बनाए रखना। इसमें सबसे सूटेबल जो आंसर होगा वही हमारा आंसर होगा। समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य प्रतियोगिता बढ़ाना नहीं, ये कदापि नहीं है। सभी बच्चों को समान अवसर देना होता है। तो ऑप्शन बी सही होगा, समान अवसर प्रदान करना। दूसरा क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा में शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या होती है। अभी मैंने आपको बताया कि शिक्षक क्या होता है, मार्गदर्शक होता है, सहयोगात्मक होता है, प्रेरक होता है। तो उसके अनुसार देख सकते हैं, दंड देना नहीं, केवल पाठ्यक्रम को पूरा करना। पाठ्यक्रम को पूरा करना होता तो वह शिक्षक होता, मार्गदर्शक वगैरह नहीं होता। तो ये भी आंसर गलत है। केवल परीक्षा लेना, ये भी गलत। सभी बच्चों को समान अवसर देना, यानी इसका विकल्प सी सही होगा। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करें